नमस्कार। डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय भाग 3, यानी कि इसके 2 वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हम लोगों ने बात की थी भारतीय स्थिति, भारत का विस्तार के बारे में। भाग 2 में हम लोगों ने बात की थी भारत का बचा हुआ जो शेष विस्तार था और इसकी स्थलीय सीमा के बारे में और पड़ोसी देशों के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनकी डायरेक्ट सीमा लगती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। जैसे अफगानिस्तान के साथ उत्तर में हमारी सीमा लगती है 106 किलोमीटर डूरंड रेखा। जैसे चीन के साथ हमारी सीमा लगती है मैकमोहन रेखा 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है 4096, जिसका नाम रेड क्लिफ है। बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा का नाम जीरो रेखा है। हमारी बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा 4096 और अफगानिस्तान के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर लगती है। हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। इसके बाद में जो चीज यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये तो जो सीमा है हमारी, ये निर्धारित सीमा है, जैसे रेड क्लिफ है या मैकमोहन है या जैसे भूटान के साथ कुछ अस्थायी विवादित सीमाएं हैं हमारी, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि विवादित सीमाओं के अंदर हम लोग पढ़े तो सबसे पहले एक सीमा का नाम आता है LOC। एक सीमा का नाम आता है LAC। LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये 2 सीमाएं हैं। ये कहां किसके साथ लगती है उसकी हम बात करते हैं। तो एक ये सीमा है इस प्रकार से, ये है LOC की सीमा और इस क्षेत्र का नाम है POK। एक यहां से एक सीमा है, इस क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन। POK और अक्साई चीन, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए। POK जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का वो क्षेत्र है जिसको 1948 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जे कर लिया था। या हम यूं कहें कि आजादी के बाद में जैसे दोनों देश आजाद हुए तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो विवादित रह गए। उन्होंने ना पाकिस्तान में जाने के लिए ना भारत में आने के लिए फाइनल डिसीजन ले पाए। उसमें एक था जम्मू कश्मीर, जिसके राजा ये फैसला नहीं ले पाए। तो उसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में मिलाने के लिए पाकिस्तान ने 1947 में आजादी के कुछ समय बाद ही इस क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण उन लोगों ने कर दिया, जब तक भारतीय सेना यहां तक पहुंच पाती तब तक उन लोगों ने यहां तक इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। यहां सेना पहुंच गई और मामला पहुंच गया था संयुक्त राष्ट्र में, और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच सीज फायर घोषित कर दिया। सीज फायर का मतलब दोनों देश जहां है वहीं रहे। दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो एक रेखा के ऊपर आकर के रुक गई, और ये जो रेखा है इसी का नाम है LOC। यानी कि इस रेखा को कहते हैं हम लोग LOC। इसको नियंत्रण रेखा बोलते हैं हिंदी में। LOC यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। POK का मतलब है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर और भारतीय कश्मीर के बीच जो सीमा बनी 1948 में, उसे सीज फायर रेखा या इसे LOC भी कहते हैं। तो ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच की एक सीमा है जो कि 1948 से आज तक यथास्थित बनी हुई है। और इसी के ऊपर जो है भारत और पाकिस्तान की बार बार जो
गोलीबारी होती है या आतंकवादी हमले होते हैं या दोनों देशों की सेनाओं के बीच में गोलीबारी चलती रहती है, तो ये वही सीमा है। इसके बाद में दूसरी सीमा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC अक्साई चीन, ये 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चीन ने जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया, और ये जो इस क्षेत्र इसने कब्जे में लिया, इस क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन। और ये जो रेखा बन गई जम्मू कश्मीर, तत्कालीन जम्मू कश्मीर, वर्तमान लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में ये जो रेखा बनी, इसी रेखा का नाम है LAC, या हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC भारत और चीन के बीच, LOC भारत और पाक के बीच। LAC अक्साई चीन और भारत के बीच में सीमा है, 1962 से ये बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये दो क्षेत्र जो है ये चीन के, पाकिस्तान के पास और ये चीन के पास कब्जा है। और ये जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति जो वर्तमान में है वो ये है। हालांकि हम लोग इसको अपने मानचित्र में दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्षेत्र आज हमारे पास नहीं है, ये पाक और चीन के अधिकार में है। अगर हम लोग हकीकत में बात करें तो जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें से लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान और चीन ने अवैध रूप से कब्जे कर रखा है। यानी कि हमारे पास जो वर्तमान में वास्तविक क्षेत्रफल है वो 1,25,000 कम है 32,87 में से। तो ये जो क्षेत्र है वो इन देशों के पास कब्जे में है। तो LOC और LAC ये दो हमारी विवादित सीमाएं हैं जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में ये तो विवाद पुराना हो गया, LOC का विवाद 1947-48 से चला आ रहा है, और LAC का विवाद जो हमारा चीन के साथ है वो 1962 से है। चीन बार बार जो है वो मैकमोहन रेखा को उल्लंघन करता है, वो इस रेखा को नहीं मानता। वो कभी सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेज देता है, तो कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, तो बार बार विवाद चलते रहते हैं। तो ये तो चीन की और भारत की बात होगी। इसके बाद में नेपाल के साथ हमारा एक नया विवाद है, यानी कि ये करंट का इश्यू है। करंट का इश्यू क्यों है कि जब जम्मू कश्मीर राज्य का विखंडन करके केंद्र सरकार ने जब दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उस टाइम पे सरकार ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था भारत का, और उस राजनीतिक मानचित्र के ऊपर नेपाल सरकार ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। वो क्यों करवाई थी, अगर इसकी हम बात करें तो हम लोग एक क्षेत्र का नाम पढ़ते हैं, एक नाम आता है काला पानी विवाद। ये हाल ही में 2019 के अंत में यानी कि अक्टूबर-नवंबर में ये विवाद जो है वो एकदम से मीडिया में छा गया था। ये एक यहाँ पर एक क्षेत्र है, हमारे जो राज्य है हमारा उत्तराखंड, यूके जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड का एक क्षेत्र है काला पानी, इसको हम कहते हैं काला पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला है एक, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है काला पानी। इस काला पानी क्षेत्र को नेपाल अपना भाग बताता है, अपने देश का हिस्सा बताता है, और इसीलिए नेपाल ने कहा कि भारत सरकार ने जो मानचित्र जारी किया है वो मानचित्र गलत है। ये क्षेत्र जो काला पानी है वो नेपाल के मानचित्र में दिखाना चाहिए, आपने अपने मानचित्र में क्यों दिखाया? तो इसलिए ये विवाद जो है वो एकदम से जो प्रसिद्ध हो गया था या उस टाइम पे उठ गया था। तो ये एक नया विवाद है, काला पानी जो विवाद है ये किसके बीच में है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि करंट का इश्यू है। तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है, LOC विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है, LAC विवाद भारत और चीन के बीच में है। तो ये सीमा विवाद है हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ चले आ रहे हैं इस प्रकार से। तो ये तो बात होगी हमारे सीमा विवादों की।
इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं भारत की दूसरी सीमा के बारे में, यानी कि ये तो स्थलीय सीमा होगी हमारी, यहाँ तक की सीमा जो है वो स्थलीय, गुजरात में यहाँ तक और यहाँ तक की स्थलीय सीमा है। लेकिन इसके बाद में हम लोग अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में। नंबर 2 है, पहला था स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरा है जलीय या तटीय या समुद्री सीमा। जलीय, तटीय या समुद्री सीमा, इस सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। टोटल लंबाई हमारी समुद्री सीमा की है 7516.6 किलोमीटर और हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई थी 15200 किलोमीटर। ये जो हमारी स्थलीय जलीय सीमा है ये दो प्रकार की है, यानी कि पहली जो है वो है मुख्य भूमि की जलीय सीमा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, और इसमें दूसरी जो है वो है द्वीपों की जलीय सीमा। इसका मतलब ये है कि ये जो लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा को तो कहते हैं हम लोग द्वीपीय सीमा, और गुजरात से लेकर के और बंगाल तक की जो सीमा है इस सीमा को हम लोग कहते हैं हमारी मुख्य भूमि की जलीय सीमा, या इसको कहते हैं तटीय सीमा, या इसको कहते हैं समुद्री सीमा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। इसकी अगर हम बात करें तो हमारी इस सीमा कुल लंबाई तो 7516.6 है, लेकिन मुख्य भूमि की जो सीमा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। एक पेपर में पीछे पूछा गया था कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो सीमा है हमारी 6100 किलोमीटर या टोटल 7516 किलोमीटर, इस सीमा में हमारे कितने देश लगते हैं, राज्य लगते हैं, तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश या यूनाइटेड टेरिटरी जो है वो हमारी समुद्री या जलीय सीमा बनाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो किस क्षेत्र में सीमा बनाते हैं, किसकी ज्यादा लगती है, किसकी कम सीमा लगती है। इसमें हम लोग अगर पढ़ें तो यहाँ पर जो ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है गुजरात। यहां पर जो दूसरा राज्य है इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। इसके बाद में सीमा लगती है गोवा की। गोवा के बाद में अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में सीमा लगती है सबसे दक्षिण में केरल की। ये पश्चिमी तटीय सीमा है, या पश्चिमी तट के साथ जो अरब सागर के साथ राज्य लगते हैं इनकी संख्या है 5। ये भी एक पेपर में पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत के 5 राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। या यूं प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य जो हैं वो भारत की पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। अब है पूर्वी तटीय। पूर्वी तटीय में सबसे पहले सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में है उड़ीसा या ओडिशा कहते हैं इसको, और सबसे अंत में सीमा लगती है बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भी लगती है। तो पूर्वी तटीय सीमा अगर हम बात करें, यहां पर बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो आपको यूं पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी के साथ भारतीय कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4। हमारे पूर्वी तट के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 4। पश्चिमी तट के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। एक है दमन और दीव, दूसरा है पुडुचेरी। पूर्वी तट के साथ भी एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, पुडुचेरी। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो पुडुचेरी है वो भारत के 3 राज्यों में पड़ता है, इसके 4 जिले हैं। अब
ये तो बात होगी इन राज्यों की कि कितने राज्य लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है और न्यूनतम सीमा किस राज्य की लगती है। तो सर्वाधिक सीमा की बात हम करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात की, यानी कि राज्यों में अगर हम बात करें कि राज्यों में सर्वाधिक सीमा वाला राज्य तो वो है आपका नंबर 1 गुजरात। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य या भारत की सर्वाधिक समुद्री सीमा वाले राज्य का क्या नाम है, तो वो है गुजरात। गुजरात राज्य की कुल 1215 किलोमीटर सीमा लगती है समुद्र के साथ, सर्वाधिक सीमा लगती है 1215 किलोमीटर। इसके बाद में बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, तो उसमें गुजरात नहीं होता। इसका मतलब यह है कि गुजरात के बाद सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश राज्य की 974 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो एक पेपर में यह भी पूछा था, उसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं था, 4 राज्य दिए थे निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, तो दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। अगर ऐसा हो जाए, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं, अगर तीसरा राज्य पूछ ले, दोनों ही ऑप्शन में ना हो, ना गुजरात हो ना आंध्र हो, तो है तमिलनाडु। तीसरी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है तमिलनाडु की। मोस्ट इंपोर्टेंट है गुजरात, उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। ये तो भी अधिकतम सीमा वाले राज्य। अब हम बात करें न्यूनतम सीमा वाले राज्य। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो पहले नंबर पे है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और इसकी सबसे कम तटीय सीमा लगती है मात्र 101 किलोमीटर। गोवा की लगती है 101 किलोमीटर। न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य, न्यूनतम समुद्री सीमा वाला राज्य, न्यूनतम जो है वो जलीय सीमा वाला राज्य है गोवा। नंबर 2 अगर इसमें पूछ ले, ऐसा आ जाए कि गोवा ऑप्शन में ना हो और पूछ ले निम्नलिखित में से न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य, तो दूसरा नंबर है पश्चिम बंगाल का, नंबर 2। तो ये तो अधिकतम तटीय सीमा वाले राज्य और न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्यों की बात होती है। तो हमें आप ये आंसर देना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सीमा गुजरात की, न्यूनतम सीमा गोवा की, यानी कि गए नाम आप ध्यान रखना, गुजरात और गोवा अधिकतम और न्यूनतम। दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, तो वहां पे आपका पश्चिम बंगाल। तो ये तो बात होगी हमारी राज्यों की बात आ गई। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, अधिकतम और न्यूनतम किसकी सीमा लगती है, यूटी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सीमा लगती है अंडमान निकोबार की, यानी कि इसमें सबसे पहले आएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो सीमा जो टोटल लगती है वो है 1962 किलोमीटर, यानी कि भारत की सर्वाधिक सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंडमान और निकोबार है, और सीमा की लंबाई कितनी है 1962 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा की अगर इसमें हम बात करें कि न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, न्यूनतम सीमा वाला यूटी, तो उसमें नंबर 1 आ जाता है आपका दमन और दीव। दमन और दीव की मात्र 43%, 43% सीमा लगती है। दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें गुजरात के बिल्कुल जो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसके दक्षिण में यहां पड़ता है दीव, और मुंबई के थोड़ा उत्तर में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा जहां पर समाप्त होती है, यहां पर यह है दमन। तो यह है दमन और दीव। दमन और दीव की न्यूनतम सीमा लगती है 43 किलोमीटर सॉरी, और अधिकतम सीमा लगती है अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर। तो ये हो गए हमारे 2 अधिकतम और न्यूनतम सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में यानी कि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया
की अधिकतम और न्यूनतम सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। अब हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने पढ़ा। तो 9 राज्य तो हम लोगों ने पढ़ लिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सी सीमा बनाते हैं? तो नंबर 1 दमन और दीव, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 अंडमान निकोबार और नंबर 4 है पुडुचेरी, या जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी। पुडुचेरी जैसा कल मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान में है तो 3 राज्यों में स्थित है। इसके 4 जिले हैं। जैसे एक जिला है इसका माहे, केरल में पड़ता है। इसका एक जिला है कराईकल, तमिलनाडु में पड़ता है। एक जिला इसका फिर तमिलनाडु में पड़ता है, इसका नाम है पुडुचेरी, मूल इसका जो जिला है। और एक जिला इसका जो आंध्रा में पड़ता है, इसका नाम है येनम। तो इस प्रकार से पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में पड़ते हैं। माहे केरल में पड़ता है, कराईकल और पुडुचेरी दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं और येनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ये चारों जो जिले हैं वो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं या समुद्री सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं: दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार। ये तो हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी समुद्री सीमा लगती है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि भारत की तटीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, या हम यूं कहें कि वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि भारत के टोटल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है, या भारत के कुल सीमावर्ती राज्य, कुल सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो देखो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था 16 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं और 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो 16 और 9 हो गए 25। इसका मतलब 25 राज्य है जो सीमावर्ती है। यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं टोटल 2 + 4 यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा लगती है स्थलीय या जलीय। बच गए कितने? 9 में से 3 ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं लगती और यहाँ पे कितने बचते हैं? 3। लेकिन ध्यान में आप लोगों को ये रखना है कि 25 राज्यों की तटवर्ती सीमा या सीमावर्ती 25 राज्य नहीं है। 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी दोनों सीमा लगती है, तो इनमें 25 में से 2 माइनस हो जाएंगे। भारत के सीमावर्ती राज्य है 23 एक्चुअल में। क्यों है? क्योंकि ये राज्य है गुजरात और ये राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों की डबल सीमा लगती है। डबल का मतलब कि गुजरात इधर पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है और इधर बंगाली खाड़ी से अरब सागर के साथ भी सीमा बनाता है। यानी कि गुजरात की स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है, बंगाल की जलीय सीमा भी है और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ स्थलीय सीमा भी है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो डबल बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि जलीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसलिए हम लोग अगर यूं पढ़ें तो भारत के कुल सीमावर्ती राज्यों की संख्या है 23 और भारत के कुल सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 6। अब 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे बच जाते हैं जो आंतरिक है, यानी कि आंतरिक या अंतःस्थलीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हम करें तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो आंतरिक भाग में हैं जिनकी ना तो स्थलीय सीमा लगती और ना ही जलीय सीमा लगती? तो उसमें सबसे पहले यहां पर है हरियाणा। हरियाणा की ना तो स्थलीय सीमा लगती और ना ही स्थलीय लगती। दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़ जिसकी दोनों प्रकार की सीमा नहीं लगती, आंतरिक है। चौथा है झारखंड और 5वां नया बना 2014 में एक राज्य बना था 2 जून 2014 और 31 अक्टूबर 2019, ये तारीखें याद रखना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य टूट करके अलग हुआ था, तेलंगाना,
और 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक राज्य टूट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 जून 2014 को जो तेलंगाना बना, ये भी एक अंतरस्थलीय राज्य है। तो ये 5 राज्य है जो आंतरिक है, अंतरस्थलीय हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, जिनकी कोई भी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। इसका मतलब इनकी आंतरिक जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगती है, इसको अंतरराज्य सीमा कहते हैं। अब ये तो बात होगी 5 राज्यों की। अब 3 केंद्र शासित प्रदेश बच जाते हैं जिनकी अंतरस्थलीय है या जो आंतरिक है। उसमें नंबर 1 तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आंतरिक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा भारत की राजधानी है दिल्ली, ये भी आंतरिक है, जिसकी कोई भी अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा नहीं लगती। और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे दादरा और नगर हवेली, ये भी आंतरिक है। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 5 राज्य हो गए जिनकी जो है वो अंतरराष्ट्रीय या जलीय सीमा नहीं लगती। तो ये 8 हो गए टोटल। इस प्रकार से भारत के 23 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती है और 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है आंतरिक है। अब यहाँ पर सीमाओं की बात चल रही है तो मैं एक चीज और बता देता हूं कि भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है, ये एक ऐसा राज्य है जिसकी एक होता है अंतरस्थलीय, एक होता है अंतरराज्य, एक होता है अंतरराज्य। अंतरराज्य जो सीमा होती है, जैसे कि आपस में राज्यों की जो सीमा लगती है, जिसको अंतरराज्य सीमा कहते हैं, उसमें सर्वाधिक सीमा लगती है, राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा की बात करें हम लोग तो वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, अगर हम लोग वो बात करें तो उत्तर प्रदेश, अब ये उत्तर प्रदेश राज्य है इस प्रकार से। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो लगती है यूपी की, वो राज्य मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले है ये जो राज्य है, ये उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। एक यहां पर राज्य है हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश से थोड़ी सी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में ये है हरियाणा, हरियाणा से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, यमुना नदी दोनों को अलग करती है। इसके बाद में है राजस्थान, अब राजस्थान को भी आगरा और मथुरा 2 जिले लगते हैं। इसके बाद में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। इसके बाद में है झारखंड, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसके बाद में है बिहार। तो इस प्रकार से कुल 8 राज्य हैं। उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली की सीमा भी यूपी से लगती है। यूपी के कई जिले एनसीआर में आते हैं, यानी कि जैसे मेरठ है, गाजियाबाद है, तो दिल्ली के साथ भी उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और एक यूटी सीमा बनाते हैं। तो भारत की सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये होगी आपकी दोनों प्रकार की, आंतरिक सीमा, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। इसके बाद में एक चीज और जो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, पड़ोसी देशों की जब बात आती है तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि भारत के वो पड़ोसी देश जो भारत से डायरेक्ट सीमा बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने उन पड़ोसियों का बात जिक्र नहीं किया जो समुद्र में हमारे पड़ोसी है। और समुद्री पड़ोसियों की भी अपनी सीमा होती है, जैसे हमारी यहाँ पर सीमा है, जैसे मैकमोहन है या रेड क्लिफ है, सीमा विवाद भी चलता है। इसी प्रकार से समुद्र में भी हमारी सीमाएं जो है समुद्री पड़ोसियों के साथ जो है वो किसी ना किसी जल संधि द्वारा, किसी ना किसी खाड़ी द्वारा हम एक दूसरे से अलग होते हैं। तो समुद्री सीमाओं की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि समुद्र में कुछ ऐसी जल संधि या चैनल जो है वो महत्वपूर्ण है जो एक दूसरे देशों को अलग करती है। जैसे
यहाँ पर एक देश है छोटा सा केरला के दक्षिण में और लक्षद्वीप और केरला के बीच में, यहाँ कल हम लोगों ने जिक्र किया था, इसका नाम है मालदीव। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मालदीव और लक्षद्वीप जो अलग होते हैं, अब लक्षद्वीप का ये यहाँ पर एक द्वीप है मिनिकॉय, बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है ये मिनिकॉय। मिनिकॉय अलग द्वीप समूह है, लक्षद्वीप का ही भाग है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है, यानी कि इसको बोलते हैं चैनल। इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। किसका? इसका 8 डिग्री चैनल, यानी कि ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं चैनल, या इसे हम कहते हैं जल संधि। चैनल यानी कि दो स्थलखंडों को अलग करने वाला संकराजलीय भाग या दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाला संकराजलीय भाग जो होता है उसको हम चैनल कहते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे प्रसिद्ध है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है और अटलांटिक महासागर को इंग्लिश जो इंग्लैंड का सागर है उससे जोड़ता है। तो ये 8 डिग्री जो चैनल है ये मालदीव को लक्षद्वीप या मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, या हम कहें लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल दोनों के बीच में सीमा बनाता है, तो ये भी अपने आप में समुद्री एक सीमा है। इसके बाद में भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा है, यानी कि भारत और श्रीलंका किस समुद्री क्षेत्र से अलग होते हैं, तो यहां पर दो नाम आते हैं। एक बिल्कुल तमिलनाडु के दक्षिण में ये जो क्षेत्र है इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। एक यहां ये जो क्षेत्र है इसका नाम है पाक खाड़ी। खाड़ी यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं बे। खाड़ी हम लोगों ने एक दिन जिक्र किया भी था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जब मैं करवा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था खाड़ी क्या होती है और प्रायद्वीप क्या होता है। अगर आप में से किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित, अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर जाकर के और प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हो। पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अब खाड़ी हम लोगों ने पढ़ा था कि खाड़ी होता क्या है, मैं पुनः बता देता हूँ। खाड़ी ऐसा जल भाग होता है जो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, यानी कि ऐसा जल भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसको खाड़ी कहते हैं। और एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी कि ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये स्थलखंड है भारत का दक्षिणी भाग, ये तीन ओर से, एक और अरब सागर है, एक और हिंद महासागर है, एक और बंगाली खाड़ी, तो ये तीन ओर से जल से घिरा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं प्रायद्वीप, दक्षिण का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय पठार। और इसी प्रकार से खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है, इधर इसके भारत है, इसके उत्तर में भारत और म्यांमार है, इसके पूर्व में भी म्यांमार आ जाता है, तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी होगी। तो खाड़ी का मतलब तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ जलीय भाग। तो ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर इसके दो और भारत हो गए, एक और श्रीलंका हो गया। मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है, इसी प्रकार से पाक खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब पाक का नाम आता तो हमारे ध्यान में ये चीज आती है कि पाकिस्तान के साथ होगी, यानी कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि पाक खाड़ी या पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो ये भारत और श्रीलंका से अलग करती है। क्योंकि ये एजोर्स पाक नाम का एक अंग्रेज गवर्नर था जो कि मद्रास का गवर्नर होता था, और उस पाक नामक अंग्रेज गवर्नर के नाम के ऊपर इस खाड़ी का नाम पड़ा है पाक। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान तो 47 में बना था, ये खाड़ी तो 47 से पहले इसका नाम पड़ चुका था। तो ये पाक खाड़ी है और यहीं पे पाक स्ट्रीट है या पाक जल संधि है। पाक जल संधि, इसको पाक स्ट्रीट भी बोल देते हैं। पाक जल संधि का मतलब दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली ये पाक जल संधि जो है वो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है।
और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो आपको मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि और पाक खाड़ी ध्यान में रखनी, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। यानी कि ये जो ब्लैक कलर में बिंदु से मैंने लगाए हैं, ये यहाँ पे रामेश्वरम हमारा द्वीप है जिसको पंबन बोलते हैं, और रामेश्वरम द्वीप के बाद में आगे राम सेतु शुरू हो जाता है, इसको आदम ब्रिज बोलते हैं, रामायण के काल का वो शुरू हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग श्रीलंका से भारत को अलग करता है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। ये तो श्रीलंका और भारत की सीमा हुई। अब अंडमान और निकोबार जो है, यहाँ पर भी दो सीमाएं हैं, अंडमान निकोबार को अलग करती है। जैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूं, जैसे कि हम लोग, ये अंडमान निकोबार है, एक तो यहां पर एक जल संधि है जो कि इसको दक्षिण में इंडोनेशिया से अलग करती है, ये अंडमान है, ये एक जल संधि है और एक यहां पर एक जल संधि है। इसके उत्तर में है म्यांमार, इसके दक्षिण में है इंडोनेशिया। यानी कि यहां पर इस प्रकार से आगे इंडोनेशिया की भूमि शुरू हो जाती है और इसके बाद में आगे ऊपर इसके जो है यहां से ये म्यांमार शुरू हो जाता है। तो म्यांमार के कुछ द्वीप पड़ते हैं इस प्रकार से और नीचे इसके पड़ता है इंडोनेशिया। में यहां समझा देता हूं, जैसे ये है म्यांमार और ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का क्षेत्र। तो इंडोनेशिया इसके दक्षिण में पड़ता है अंडमान निकोबार के, और म्यांमार इसके उत्तर में पड़ता है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है, और म्यांमार, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच में एक और चैनल है। अब ये जो चैनल है जो म्यांमार से अंडमान निकोबार को अलग करता है, इस चैनल का नाम है कोको चैनल। कोको, इस द्वीप का नाम है कोको, जो म्यांमार का एक द्वीप है अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर। इस कोको द्वीप के नाम के ऊपर ही इस चैनल का नाम क्या पड़ गया, कोको चैनल पड़ गया। तो कोको चैनल किस दो देशों को अलग करता है या किस क्षेत्र को अलग करता है, तो यह अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ये ध्यान में रखना आप लोग। अब ये जो चैनल है, इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। अब ग्रेट चैनल इसका नाम क्यों पड़ा, ग्रेट चैनल काम क्या करता है? ग्रेट चैनल क्या करता है, अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करता है। अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। अब ये जो अंतिम द्वीप है हमारा, ये यहां पर जो अंतिम द्वीप है हमारा, कल हम लोगों ने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का अंतिम बिंदु है, ग्रेट निकोबार पर पड़ता है। तो इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, और इसी द्वीप का दक्षिणी भाग कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जहां पे भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की भूमि समाप्त हो जाती है। इस इंदिरा पॉइंट के दक्षिण में थोड़ी दूर बाद में जाने के बाद में इंडोनेशिया के द्वीप आने शुरू हो जाते हैं। इनको इंदिरा पॉइंट यानी कि ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करने वाले इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। तो ये ग्रेट चैनल किसके नाम पर पड़ा, ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम पर। ये कोको चैनल किसके नाम पर पड़ा, ये कोको द्वीप के नाम पर पड़ा। तो ये कोको चैनल अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है, और ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। ये चार जो चैनल है महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान रखने हैं। पाक स्ट्रीट या पाक जल संधि या पाक चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, और ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से, कोको चैनल अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ये हमारी कुछ समुद्री सीमाएं हैं जो भारतीय द्वीपों को या भारतीय भागों को दूसरे देशों से अलग करती है। इस प्रकार से ये टोटल आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारी सीमाओं का, ये कंप्लीट होता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो देखना चाहो
तो इस वीडियो के ऊपर आइकॉन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हो। कल हम लोग एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।